आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम जब ऑसिलेट करता है तो उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई G। यहां L होता है इफेक्टिव लेंथ और G होता है ग्रेविटी। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है अभी बताऊंगा। सबसे पहले चर्चा करें हम मास। इस फॉर्मूले में कहीं भी बॉब का मास नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक पेंडुलम इस तरह से अपनी मीन पोजीशन के दोनों साइड ऑसिलेट हो रहा है तो उसका टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करेगा। इस पर क्वेश्चन कैसा आता है? एक बच्चा झूला झूल रहा है, बहुत छोटे हैं इसके। झूला झूलना मतलब बोला नहीं, बहुत लंबा लंबा झूल रहा है, बिल्कुल ऐसे हिल रहा है। उसके साथ आके एक और बच्चा बैठ जाए तो भी उस झूले को ऑसिलेट होने में, एक ऑसिलेशन पूरा करने में उतना ही टाइम लगेगा जितना पहले लगा। मतलब अगर वो झूला 0.5 सेकेंड में एक ऑसिलेशन कर रहा था या 5 सेकेंड में एक ऑसिलेशन कर रहा था, तो अभी भी दूसरे बच्चे के बैठ जाने के बाद भी 5 सेकेंड में ही एक ऑसिलेशन पूरा होगा। बिकॉज टाइम डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास। ठीक। सेकेंड, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफेक्टिव लेंथ। अपन लोग क्या सोचते हैं कि ये जो रोप है जिससे बंधा हुआ है, इस रोप की लेंथ को कहेंगे इफेक्टिव लेंथ, जो कि बिल्कुल गलत है। एक्चुअल में इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर बॉब के सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस को कहा जाता है इफेक्टिव लेंथ। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेकर बॉब के सेंटर ऑफ मास तक। ऐसा क्यों बताया मैंने? सुनो। फिर वही चीज, एक बच्चा है बैठा हुआ है झूले पर, धीरे धीरे झूला झूल रहा है इस तरह से बैठ कर। तो इस समय उस बच्चे का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? ह्यूमन बॉडी में सेंटर ऑफ मास होता है नेवल पर, नाभि पर। तो बच्चा बैठा हुआ है तो मान के चल रहा यही है उसका सेंटर ऑफ मास, ये रही इफेक्टिव। अब वो बच्चा अचानक से झूले पर खड़ा हो जाए। जब वो झूले पर खड़ा होगा तो उसकी नाभि जो है, नेवल पॉइंट जो है, वो ऊपर आ जाएगा। जब नेवल पॉइंट ऊपर आ जाएगा तो इफेक्टिव लेंथ अब कम हो जाएगी। इफेक्टिव लेंथ कम हो जाएगी तो अब उस झूले को ऑसिलेट होने में, एक ऑसिलेशन पूरा करने में टाइम भी कम लगेगा। मतलब वो झूला तेज झूलने लगेगा, तेजी से हिलने लगेगा। बैठा था तब इफेक्टिव लेंथ ये थी, जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में आया तो इफेक्टिव लेंथ ये है। इफेक्टिव लेंथ कम हो गई तो टाइम पीरियड कम हो गया। टाइम पीरियड का मतलब एक ऑसिलेशन में लगा समय कम हो गया, मतलब झूला तेज झूलने लगा। देख लिया। तीसरा पॉइंट, टाइम पीरियड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप सबने ग्रेविटी वाले चैप्टर में पढ़ा था
कि जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर चले जाते हैं, मून पर चले जाते हैं, तो ग्रेविटी कम हो जाती है, G/6 हो जाती थी। तो जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं या अर्थ सरफेस के अंदर जाते हैं, दोनों जगह ग्रेविटी कम हो जाती है। ठीक, इसका मतलब अगर हम एक पेंडुलम को मून पे ले जाएं या किसी माइन में ले जाएं, कोल माइन में अंदर, जमीन के अंदर, तो ग्रेविटी कम हो जाएगी। तो अब वही पेंडुलम एक बार ऑसिलेट होने में टाइम ज्यादा लगाएगा। ग्रेविटी कम हो गई तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया। टाइम टेकिंग टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इंक्रीज हो गया। ठीक, तो अब वो पेंडुलम स्लो मोशन करेगा। ठीक है, तो जब भी आप एक पेंडुलम को कोल माइन के अंदर या सरफेस से ऊपर ले जाओ तो पेंडुलम स्लो हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, उसे ऑसिलेट होने में टाइम ज्यादा लगेगा। ये मैंने क्यों बताया? एक क्लॉक होती है जिसे कहते हैं पेंडुलम क्लॉक, सबने देखी? एक्चुअल में किसी ने नहीं देखी। वो जो आपने देखी है वो पेंडुलम केवल शो के लिए होता है, सेल लगा होता है क्लॉक में, उसकी वजह से वो पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा होता है। एक्चुअल में पेंडुलम क्लॉक क्या होती थी? पुराने जमाने में घंटाघर हुआ करते थे। घंटाघर में क्या होता था? एक क्लॉक रही होती थी बड़ी सी। कभी सोचा है वो चलती कैसे होगी? उसमें सेल लगाता होगा कोई जाके कि चाबी भरने जाता होगा? नहीं ना, वो होती थी पेंडुलम क्लॉक। उसमें कुछ ऐसा सिस्टम होता था कि उसका पेंडुलम कंटिन्यू ऑसिलेट होता रहता था। उस पेंडुलम के ऑसिलेट होने से वो पूरी क्लॉक की सुइयां चलती थी, टाइम दिखाती थी। मतलब उसमें ना कोई सेल लगता था, ना कोई चाबी लगती थी। वो पूरा ऑपरेशन किससे होता था? पेंडुलम से। उसे कहते थे पेंडुलम क्लॉक। अगर उस पेंडुलम क्लॉक को हम मून पे ले जाएं, मून पे बनाए एक घंटाघर पेंडुलम क्लॉक, तो मून पे ले जाने पर उस पेंडुलम को ऑसिलेट होने में टाइम ज्यादा लगेगा। ग्रेविटी कम हो गई, टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब वो पेंडुलम स्लो ऑसिलेट होगा, तो वो क्लॉक भी स्लो हो जाएगी। एग्जाम में पूछा जाता है कि पेंडुलम क्लॉक पर क्या असर आएगा? इफ अ पेंडुलम क्लॉक टेकिंग टू द moon surface, then what will happen? So what will happen? It becomes slow. चाहे मून सरफेस पे ले जाओ, चाहे किसी कोल माइन में ले जाओ, पेंडुलम का ऑसिलेशन स्लो हो जाएगा तो क्लॉक भी स्लो हो जाएगा। ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। 4th पॉइंट सिंपल है। आप सब जानते हैं कि जब कोई मशीन जैसे कि लिफ्ट ऊपर या नीचे जाती है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से इसमें अपना एक एक्सेलरेशन होता है। आप एक बॉल को ऊपर फेंकोगे, उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, उसमें क्या काम करेगी? ग्रेविटी। लेकिन जब एक रॉकेट, जब एक लिफ्ट, मशीन, कोई भी मशीन ऊपर या नीचे जाती है तो उसमें अपना एक्सेलरेशन ए होता है। ठीक, तो जब मशीन ऊपर जाती है तो नेट एक्सेलरेशन होता है G+, और जब मशीन नीचे आती है तो नेट एक्सेलरेशन होता है G-। अगर उस मशीन में हम पेंडुलम को हैंग करते हैं
तो क्या टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही रहेगा? नहीं, ऊपर जाते समय टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? T इक्वल 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G प्लस, ऊपर जाते समय, और नीचे जाते समय टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G माइनस E। ठीक, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। इसका न्यूमेरिकल आ जाते हैं कभी कभी, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट बताया। फिफ्थ पॉइंट समझिए, फिफ्थ पॉइंट में हम बात करेंगे कार, बस, ट्रक, तो जब कोई कार सीधे चल रही है, देखना बेटा, ये कोई कार है सीधी जा रही है, तो इसमें एक्सेलरेशन होगा 1। इस कार में आप टांग दो एक पेंडुलम, ठीक, तो इस पेंडुलम में 2 एक्सेलरेशन होंगे, एक तो होगा G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एक होगा E कार का एक्सेलरेशन। मतलब इस पेंडुलम में 2 एक्सेलरेशन काम कर रहे होंगे, दोनों के बीच में एंगल 90 होगा। 90 होगा तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या आएगा? आपको याद हो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट ऐसे ही निकलता था, cos 90 0, तो कुल मिला के एक्सेलरेशन आ गया ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अंडर रूट। तो जब एक्सेलरेशन ये है तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, एक्सेलरेशन क्या रखेंगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, या इस पे पावर हाफ भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड है? जब एक पेंडुलम कहां हैंग हो, कार में, ट्रक में, बस में, तब ये फॉर्मूला वैलिड। ठीक, अगला पॉइंट समझिए, हमने एक ऐसा पेंडुलम बनाया जिसको एक ऑसिलेशन पूरा करने में 2 सेकंड लगे, फिक्स, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना है? 2 सेकंड। ऐसे पेंडुलम को कहा गया सेकंड पेंडुलम। बेटा याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो व्हाट इज सेकंड पेंडुलम? जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड फिक्स, चाहे अर्थ पे हो, चाहे उसे तुम मून पर बनाओ, चाहे कहीं भी बनाओ, अगर टाइम पीरियड कितना सेकंड है उसका? 2 सेकंड, तो उसे कहेंगे सेकंड पेंडुलम। क्वेश्चन आता है, फाइंड द लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। इतना क्वेश्चन लिखा आपको, कैसे करोगे? P इक्वल क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट L बाय G। तो P कितना ले रहे हैं आप? 2। L हमें निकालना है, G की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है? 9.8। 2 से 2 कैंसिल,
1/पाई √L/9.8। तो कुल मिला के L आ जाएगा 9.8/पाई²। स्क्वायरिंग को साइड करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग ये वैल्यू आती है 0.99 मीटर। तो अगर अर्थ पर, क्योंकि जी हमने 9.8 लिया है, अर्थ पर सेकेंड पेंडुलम आपको बनाना है तो उसकी लेंथ कितनी लेनी होगी? 0.99 मीटर। इफेक्टिव लेंथ 0.99 मीटर। अगर यही सेकेंड पेंडुलम मून पे बनाना होता तो जी होता 9.8/6, क्योंकि मून पर ग्रेविटी अर्थ से 1/6 टाइम होती है। सॉल्व करके वो आ जाएगी। क्लियर है बात? तो ये 6 पॉइंट्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्सेप्चुअल। ठीक।